लास्ट वीडियो में रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मिरर डिस्कस किए थे। आज का वीडियो है इमेज फॉर्मेशन का, कि कैसे मिरर अलग अलग पोजीशन पे इमेज अलग अलग बनाता है। सिंपल एग्जांपल ले तो प्लेन मिरर आपके घर में लगा हुआ है, आप देखते हैं कि आप अपने आप को देख रहे हैं और सामने आपकी इमेज बन रही है, तो आप उस इमेज को क्या बोलते हो? वर्चुअल इमेज। जो बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है और आप आगे पीछे मूव करोगे तो आपकी बनने वाली इमेज भी आपके अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव करती है, यानी अलग अलग पोजीशन पे इमेज भी अलग अलग पोजीशन पे बनती है। इसी चीज़ को स्टडी हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। लेकिन इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ रूल्स, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन हम शो करेंगे रे डायग्राम से। रे डायग्राम क्या होता है अभी दिखा दूंगा मैं आपको। रे डायग्राम से शो करते हैं और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स बेसिक है जो हम फॉलो करेंगे और उन्हीं से हमारे क्या होंगे, रे डायग्राम्स बनेंगे। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है कि वेन एवर द लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो दोनों तरह के मिरर के प्लेन मिरर में ही होगा, लेकिन हम प्लेन मिरर की बाद में बात करते हैं, वो इजी है। ये एक कौन सा है? कॉनकेव। वो कौन सा? कॉन्वेक्स। वैक्स कैंडल, समझ गए? सी कॉन्वेक्स। ठीक है, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। अगर किसी ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे आ रही हो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, तो आपको पता है पिछले वीडियो में बताया था, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट इज फोकस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेन एवर द रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब ये रूल जो है वो अलग नहीं है, ये वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मैं यहाँ जहाँ ये इंटरेक्ट करी, यहाँ इंटरेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही है उस पॉइंट की सरफेस के साथ में मैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूँगा, तो ये 90 डिग्री ड्रॉ होगा। और ये ध्यान रखना, कर्व सरफेस का कभी भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो, कर्व सरफेस का कभी भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो, हमेशा आके वो कहाँ मिलता है? सेंटर पे ही मिलता है। ये बेसिक चीज़ है। जैसे मान लो ये सर्कल है, आप देखा ना, ये भी एक कर्व सरफेस है, एक सर्कल का पार्ट था, स्फीयर का पार्ट था। तो इसका कहीं से भी अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँ, किसी भी सरफेस पॉइंट का 90 डिग्री करता हूँ, हमेशा वो आके कहाँ मिलेगा? इसके सेंटर पे ही मिलेगा, इसके सेंटर पे ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसलिए ये नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किया है वो कहाँ गया? यहाँ ड्रॉ। अब आपको पता ही है, इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल एंगल आई बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल आर बनाता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। और इसी रूल को हमें कहाँ अप्लाई करना है? कॉन्वेक्स में। पर कॉन्वेक्स साथ प्रॉब्लम क्या है? कॉन्वेक्स में प्रॉब्लम ये है कि ये आपने रे ली, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, चेहरा आपको इधर दिखता है, वो तो इसकी बैक साइड हो गई, लेकिन आपका पोल इधर है और आपका इसका सेंटर भी आपको इधर ही मिलने वाला है, इसलिए इसका फोकस कहाँ है? इधर ही मिलेगा। लेकिन अब ये रे क्या होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन उधर तो नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरफ क्या है? ये मिरर ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, रे इधर नहीं आ सकती, रे को टकरा के वापस उधर ही जाना होता है। तो ये टकरा के उधर जाएगी, लेकिन जब ये जाएगी तो इसको भी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने हैं। ये मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल कहाँ जाके मिलेगा? नॉर्मल सेंटर पे जाके मिलेगा, और फिर ये रे जाएगी ऐसे टकरा के। तो जितना एंगल आई बना है नॉर्मल के साथ में, उतना ही एंगल आर बनेगा, आर बन के ये रे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उतना ही एंगल आर बन के ये चली जाएगी। लेकिन इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे, इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ये रे आपको फोकस से आती हुई लगेगी।
यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एक्चुअल में ये रे फोकस से जाती है और इस केस में हमें ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई लगती है। जैसे ये रियल में फोकस से आती हुई लगती है और ये हमें अपेयर होती है कि हाँ एक्चुअल में नहीं आ रही है, आती हुई लगती है फोकस से। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया दोनों तरह के मिरर के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सेकंड रूल क्या है कि अगर रे कहाँ से आए, फोकस से आए। अगर रे कहाँ से आए, फोकस से आए। तो देखो सेकंड भी यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए फटाफट। तो सेकंड रूल, सेकंड रूल कि वेन एवर रे कम्स फ्रॉम फोकस, अगर फोकस से आए, दिस इज माई कॉनकेव एंड दिस इज माई कॉन्वेक्स, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस मिरर। देखिए भाई, दिस इज पोल, दिस इज फोकस मिड पॉइंट एंड दिस इज सेंटर। तो अब क्या करना है, कहाँ से लेके आनी रे, फोकस से लेके आनी। ये रे फोकस से आ गई। अब इसमें क्या होगा, जो आपकी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी तो इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अप्लाई करेंगे, तो ये रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, थोड़ी स्टडी हो रही है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। लॉज वो ही फॉलो होना वाला है जो फर्स्ट लॉ था। अब यहाँ भी यही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वो पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। तो अब यहाँ पे रे फोकस की तरफ देखो ऐसे आएगी, आपकी फोकस तरफ आती हुई दिखनी चाहिए रे। पहले वाले में तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही थी, अब फोकस तरफ आ रही है बिफोर रिफ्लेक्शन। तो ये जब बिफोर रिफ्लेक्शन फोकस से तरफ आ रही है, तो ये मान लीजिए ये रे है जो फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है आपका। जो आपका मिरर होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो इस लाइट को इधर नहीं आने देगा, इसको रिफ्लेक्ट होके उधर ही जाना है और इसके लिए भी वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। इस सरफेस पे यहाँ हिट कर रहा है, तो आप यहाँ का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस का आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सेंटर पे जाएगा, और एंगल आई ये बन गया, तो एंगल आर ये बन के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों केस के डायग्राम बन जाएंगे। मेरे ख्याल में इजी है, समझ में आ गया होगा। कई बच्चे गलती करते हैं, वो इसको इधर ले आते हैं, पूरा इधर नहीं लेके आना है, ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट को इधर नहीं जाने देगा, टकरा के इधर ही लाइट को आना है। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा रूल, सेकंड के बाद अब थर्ड रूल आता है। अगर सेंटर से ही रे आती है, अगर रे कुछ ऐसे आ रही है जो सेंटर से होती हुई आ रही है या होती हुई लग रही है, आती हुई लग रही है, ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। तो मान लो अब रे कहाँ से आ रही है, सेंटर से आ रही है, ये रे सेंटर से आ रही है, आ गई। अब यहाँ टकराई। अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट का आप नॉर्मल ड्रॉ करो, हमेशा कहाँ आएगा, सेंटर आएगा। तो यानी इस वाली रे का जो नॉर्मल है वो इसी के अलोंग आ रहा है। यानी सिचुएशन याद कीजिए, जब लाइट क्या होती है, नॉर्मल के अलोंग आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस नॉर्मल के साथ ही जाएगी। तो जैसी ये रे आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वैसी ये रे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ भी यही होगा। यहाँ भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर ले लीजिए, ये फोकस ले लीजिए, और इसमें भी ये रे अगर ऐसे आ रही है, तो ये रे कहाँ जाती दिख रही है, सेंटर से। तो ये टकरा के
बस यहाँ तक आएगी और यहाँ से ही वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये अगेन बोल रहा हूँ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस तरफ नहीं आएगी। और जैसे वहाँ रूल फॉलो होगा वहाँ ये रूल फॉलो होगा, और ये अपने आप को बैक ट्रेस कर लेती है, रीट्रेस कर लेती है, जैसी आई वैसी की वैसी चली जाती है। ये थर्ड। एक आखिरी रूल और यूज कर लेते हैं, वो भी कई बार काम आता है। फोर्थ रूल है, उसमें क्या है, सिंपल अपन जो लो पड़ा हुआ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यूज करते हैं। बस लाइट को पोल से टकरा के देखते हैं, लाइट को पोल से टकरा के देखते हैं। सॉरी, जैसे ये आपका पोल है, यहां ये रे आती है, तो अब इस पोल के अलोंग अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आएगा, तो ये एंगल आई बनेगा, उतना ही एंगल आर बन के ये रे ऐसे आ जाएगी, सिंपल। और इसमें भी वही रूल फॉलो करना है। अब आप समझ गए हैं, ये एंगल आई बन गया और ये एंगल आर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये 4 केस है जो रे डायग्राम्स बनाने में हमारे काम आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज इनफ है, मिनिमम 2 रेज हमें चाहिए, और जहाँ वो 2 रेज मिलेगी वहीं इमेज बनेगी। आप 100 रेज ले लीजिए, 100 की 100 रेज भी वहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं इस पेन की आप इमेज बनाए तो ये पेन का कैप यहाँ दिख रही है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, नहीं। उस मिरर में वो पूरा पार्ट एक साथ दिखेगा आपको। हो सकता है कि उल्टा दिखे, सीधा दिखे, यानी रियल हो, वर्चुअल हो, स्मॉलर हो, ऑब्जेक्ट से साइज छोटी भी पॉसिबल है। ऐसा आप रियर व्यू मिरर में देखते हो, आपकी बाइक और कार में साइड में जो मिरर लगे हुए हैं उनमें देखना, एक्चुअल में जो कार पीछे आ रही है उसकी जो साइज़ है वो अपने एक्चुअल साइज से आपको छोटी दिखती है। तो मिरर्स के पास ये पावर भी होती है कि इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, और वही हमें देखना है कि कौन सा मिरर है वो कब कब उल्टी और कब कब सीधी और कब कब बड़ी और कब कब छोटी इमेज बनाता है। यही हमारा इमेज फॉर्मेशन है। तो इन्हीं रूल को अपन आगे लेते हैं, और अब अपन चलते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कौन सा लेंगे अपन? कॉनकेव मिरर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साथ में मैं डायग्राम और बना रहा हूँ, वो डायग्राम परमानेंट रहेगा। आप भी यानी 6 केसेस होते हैं, उन केसेस की पूरी स्टडी वहीं करेंगे। चलिए पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से 6 पॉसिबल केसेस हैं। चलिए, बहुत सारी बातें अब अगले 15 मिनट में आएगी, इंपॉर्टेंट समझिए, जो आपको ये पूरी ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, वो क्लियर कर देगी। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या होता है आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में। इसके पास पोल होता है, इसके पास फोकस होता है, इसके पास सेंटर होता है। ये 3 पोजीशन इसके पास होती है उस मिरर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो आप समझिए कि कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उनके क्या क्या नाम होंगे, और फिर उनका हम 1 बाय 1 रे डायग्राम बनाते हैं। तसल्ली से पढ़िए, एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देख लोगे तो रे ऑप्टिक्स पूरे साल भर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 12th में भी हमारे पास रे ऑप्टिक्स दोबारा आएगा, तब भी हमें इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने। बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। देखिए पहली पॉसिबल पोजीशन कौन सी है, इमेज कहाँ हो सकती है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है मिरर से, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी पे। कहाँ हो सकता है? इन्फिनिटी पे, ये पोजीशन। अब देखो इन्फिनिटी का यहाँ मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ऑप्टिक्स में इन्फिनिटी का मीनिंग, इसका मतलब क्या है, ये मेरा मिरर है और इस मिरर से अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आप देखने की कोशिश कर रहे हो इस मिरर के अंदर, तो वो दूर का ऑब्जेक्ट हम क्या कंसिडर करते हैं? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट मतलब ये है कि हम सन की, अगर सन की तरफ भी इसको मूव करें, सन की तरफ भी इस मिरर का मूव करें तो उसकी इमेज हम बना लेंगे, एक छोटा सा डॉट बनेगा सन का। लेकिन सन इनफाइनाइट पे थोड़ी है, क्योंकि हमने सन की डिस्टेंस अर्थ से मेजर कर चुके हैं, तो उसे इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे।
यहाँ इनफाइनाइट जो अपन पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, उससे थोड़ा सा अलग इनफाइनाइट का मीनिंग होता है। यहाँ मीनिंग क्या होता है इनफाइनाइट का, कि जो रेज आ रही है उस मिरर के ऊपर गिरेगी, जो रेज मिरर के ऊपर आके गिरने वाली है उस ऑब्जेक्ट की जिसकी इमेज आप बनाना चाहते हो। जैसे इस पेन को आप यहाँ रखो और इस पेन को थोड़ा दूर रखो, और दोनों केस में आप इनकी रेज को देखना। जब इसकी रेज पैरेलल आती है, देखना डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये मिरर मान लीजिए अपना, और ये आपने रखा पेन, तो इस पेन से रेज कैसे आएगी, इस मिरर पे चारों तरफ से ऐसे गिरेगी, आ गई। और इसी पेन को मैं अगर बहुत दूर ले गया हूँ, इस मिरर से बहुत दूर ले गया हूँ, तो ये रेज कैसे आएगी, उस पर पैरेलल गिरेगी आके। रेज कैसे गिरेगी, पैरेलल गिरेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट इतना दूर हो कि उससे आने वाली रेज उस मिरर पे सारी की सारी पैरेलल गिरे, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे है उस मिरर के लिए। और ऑब्जेक्ट इतना पास है कि उससे आने वाली रेज कुछ इस तरह से गिरने वाली है, तो हम बोलेंगे इसकी कोई ना कोई पोजीशन है, ये इनफाइनाइट पे नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं होता, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, ऐसा होता कि नहीं होता। सन देख लीजिए, सन है, सन इतना बड़ा है मान लीजिए, और यहाँ पे बिल्कुल ये अर्थ मान लीजिए। अब सन से रेज एक्चुअल में तो कैसे फैलती है, ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है। तो ये पैरेलल रेज तो निकालता नहीं सन, लेकिन जब हम अर्थ की तरफ बात करें तो अर्थ की तरफ जो रेज आ रही है सन की, अर्थ की तरफ जो रेज आ रही है सन की बहुत सारी, वो अर्थ पे कैसे डल रही है, पैरेलल आके हिट कर रही है। तो अर्थ से वैसे तो सन से जो रेज निकलती है वो चारों तरफ निकलती है, वो पैरेलल नहीं निकलती है, पर सन से अर्थ इतनी डिस्टेंस पे है कि अर्थ के सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, इस वाले पार्ट पे जो सन की लाइट डलती है वो एक जैसी डल रही है, एक जैसी पैरेलल आके डल रही है। तो वैसे ही क्या होता है कि किसी कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट इतना दूर ले जाओ आप, तो उससे रेज जो आएगी वो आके उस पर पैरेलल हिट करेगी। वो ऑब्जेक्ट जिसकी रेज पैरेलल हिट कर रही आके उस मिरर पे, उस ऑब्जेक्ट को हम उस मिरर के लिए क्या बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे है, ये दूर है। यानी इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर सूरज के उस तरफ भी। अब इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया है कि यहाँ से आपका दूर का कोई टावर खड़ा हो घर के, या दूर पर कोई बिल्डिंग हो, 1 किलोमीटर दूर बिल्डिंग हो, या मान लो 20 मीटर ही दूर कोई बिल्डिंग हो, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिससे रेज आएगी वो आके इस पर पैरेलल गिरेगी, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो पहली पोजीशन क्या है कि अगर इन्फिनिटी उसे बोलेंगे, अगर उस ऑब्जेक्ट से रेज आके इस मिरर पे पैरेलल हिट करती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट पे है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड, अब उससे इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ जाओ, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, तो अब देखो यहाँ रखूँ, 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 कहीं भी रखूँ, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा, सेकेंड पोजीशन कौन सी है, बियॉन्ड सी। यहाँ रखूँगा तो भी बियॉन्ड सी नाम आएगा, यहाँ रखूँगा, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए मेरे पास एक नाम है, कौन सा, बियॉन्ड सी। थर्ड पॉसिबल पोजीशन कौन सी है, ये वाली। थर्ड पॉसिबल पोजीशन कौन सी है, ये वाली, एट सी। और फोर्थ पोजीशन यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ, 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 ये सारी पोजीशन का क्या नाम है, एक ही नाम है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सी है, एट एफ, ये आपकी फिफ्थ पोजीशन है, एट एफ। और लास्ट, अब यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहाँ है, सिक्स्थ, और वो क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। ये डायग्राम एक साइड में आप ड्रॉ कर लीजिए, काम का बहुत है। गया कि अब आपको समझ में आ गया कि 6 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां हम ऑब्जेक्ट रखेंगे
और वो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, जो हमने वो 4 रूल्स सीखे थे, उनकी हेल्प से उन सब पोजीशन के लिए हम इमेज बनाएंगे कि इमेज कैसी बनेगी, और वो डायग्राम स्टडी करेंगे। यही हमारा इमेज फॉर्मेशन है। यहाँ 6 केसेस है, कॉन्वेक्स में 2 केसेस है, प्लेन मिरर में तो कोई एक केस मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायग्राम में अपने सिलेबस में भी नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये